हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में, यानी कि विद्युत सहायक सामग्री के बारे में। इस चैप्टर में हम उन सामग्री या फिर उन युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो हम घर में जब वायरिंग करते हैं उसके दौरान हम जिस जिस एसेसरीज का इस्तेमाल करते हैं उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए एसेसरीज क्या होती है। जब हम घर में वायरिंग करते हैं तब उसमें उपयोग होने वाले, जैसे सुरक्षा युक्तियों के लिए हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो कंट्रोलिंग स्विच होते हैं, आईसीटीपी स्विच, सर्किट ब्रेकर, और जो उपभोक्ता युक्ति होती है जैसे लैंप हो गया, ट्यूबलाइट होगी, और उनके अलावा जो है हम चालक यानी कि जो तार का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। एक सर्किट का संचालन, नियंत्रण, उपभोग और सुरक्षा जो है इन्हीं एसेसरीज की हेल्प से हम कर सकते हैं। देखिए, एक सर्किट को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इस सर्किट में सबसे पहले हमने क्या है कि यहाँ पर फ्यूज लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सप्लाई का स्रोत लगा दिया है। ये क्या है? बल्ब है। ये एक स्विच है। यहाँ पर एक फ्यूज है, सुरक्षा युक्ति है। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किट पूरा होता है। तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमें जिस जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहते हैं। इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे जो मेन एलिमेंट होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? परिपथ के मुख्य अवयव। सप्लाई स्रोत, यानी कि जो जहाँ से हम बिजली को सप्लाई, विद्युत जो है प्राप्त करते हैं, जैसे बैटरी होगी, जनरेटर हो गया, या फिर जो मीटर से जो हमारे घर तक जो तार आती है उसकी उसके दौरान क्या आती है, हमारे विद्युत आती है हमारे घरों में। ठीक है, वो होती है सप्लाई स्रोत। उसके बाद सुरक्षा युक्तियां, जैसे फ्यूज होगी, एमसीबी होगी, रिले होगी। उसके बाद नियंत्रक युक्तियां, यानी कि जो स्विच होते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, आईसीटीपी स्विच जो होता है, वो कंट्रोलिंग युक्तियों में, यानी कि कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं। उपभोक्ता युक्ति, जैसे लैंप हो गया, ट्यूबलाइट होगी, हीटर हो गया, जो भी हम उपभोक्ता जो है यूज करता है, बिजली की खपत, जो जो युक्तियां बिजली की खपत करते हैं उन्हें उपभोक्ता युक्ति कहते हैं। चालक युक्ति, यानी कि जो तार होगी, केबल्स होगी, उन्हें हम कहते हैं चालक युक्ति। यानी कि एक सर्किट को पूरा करने के लिए इन सभी डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। इन सभी डिवाइसेस को ना कई मुख्य सामग्रियों में बांटा गया है। जैसे सहायक सामग्री है, एक होता है नियंत्रक सहायक सामग्री, एक होती है होल्डिंग सहायक सामग्री, सुरक्षा सामग्री, आउटलेट सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री। इन 5 हिस्सों में इन्हें बांटा गया है। एक एक करके जो है सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं नियंत्रक सहायक सामग्री कौन सी होती है। देखिए, नियंत्रक का मतलब यानी कि कंट्रोलिंग करने वाले। कंट्रोल किससे कर सकते हैं हम? स्विच से कर सकते हैं। स्विचेस जो होते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होता है। देखिए, सबसे पहले नियंत्रक सहायक सामग्री को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल पोल वन वे स्विच क्या होता है। यानी कि सिंगल पोल में क्या होता है, जो हमारे घरों में जो स्विचेस लगे हुए हैं वो सिंगल पोल वन वे स्विच होते हैं। यानी कि एक तरफ से क्या है, फेज की तार आती है, और दूसरी तरफ से क्या है, जो भी हमारी युक्ति होती है, यानी कि उपभोक्ता, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब की तार लगाई जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनाया जाता है। ये होता है सिंगल पोल वन वे स्विच। इसके अंदर 2 टर्मिनल लगे होते हैं। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो स्विच है वो हमेशा फेस वायर में लगाने चाहिए, यानी कि लाइव वायर में। फेस वायर यानी कि लाइव वायर में हमें हमेशा स्विच को लगाना चाहिए। और स्विच जो है किसी सर्किट को बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विच किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी सर्किट को बनाने और तोड़ने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल पोल वन वे स्विच के अलावा एक होता है सिंगल पोल टू वे स्विच। सिंगल पोल टू वे स्विच का इस्तेमाल जो है स्टेयर केस की वायरिंग में किया जाता है। स्टेयर केस का मतलब है सीढ़ियों की वायरिंग। सीढ़ियों की वायरिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंगल पोल टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जो ये स्विच होता है इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन जो सिंगल पोल वन वे स्विच था उसके अंदर केवल 2 टर्मिनल होते थे। लेकिन जो टू वे स्विच होता है उसके अंदर हम 3 टर्मिनल बनाते हैं, जिसमें 3 तारों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और सिंगल पोल टू वे स्विच का इस्तेमाल स्टेयर केस की वायरिंग में किया जाता है, यानी कि सीढ़ियों की वायरिंग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर एक बल्ब को 2 जगह से चलाने या बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को जो है चलाने के लिए
हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या है, इस बल्ब को दो जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और टू वे स्विच का इस्तेमाल जो है स्टेयर की इसकी वायरिंग में किया जाता है ज़्यादातर। इसके अलावा है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में जो है 4 टर्मिनल होते हैं, L1, L2, L3 और L4। इसमें हम तारों को ऊपर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे देखिए, इन्हें ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है और इन्हें ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है इंटरमीडिएट स्विच को। और इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें एक बल्ब को 3 या उससे अधिक जगह से चलाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई बल्ब है, उसे हमें 3 या फिर उससे ज़्यादा जगह से चलाना है, तो हम वहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर वेयर हाउसेज के अंदर किया जाता है या फिर जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा होता है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच का इस्तेमाल जो है काफ़ी जगह पर किया जाता है जहाँ पर हमें अस्थायी रूप से सर्किट को चलाने की आवश्यकता होती है। पुश बटन स्विच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें किसी सर्किट को अस्थायी रूप से चलाने की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है। इलेक्ट्रिक बेल, जो घरों में हम इलेक्ट्रिक जो बेल लगाते हैं वहां पर क्या है, ये पुश बटन स्विच ही लगाया जाता है। जब तक हम इसे दबा कर रखते हैं जब तक एक सर्किट में सप्लाई चालू रहती है। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो सप्लाई बंद हो जाती है, ये अपनी पहले वाले स्थान पर आ जाता है। किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, जब तक हम उसे दबा कर रखते हैं तो सर्किट चालू रहता है। जैसे ही हम बटन को छोड़ते हैं वैसे ही स्प्रिंग जो है अपना कार्य करता है और स्विच को पहले वाली स्थिति में लेकर आ जाता है, जिससे सर्किट बंद हो जाता है, सर्किट ऑफ हो जाता है। पुश बटन स्विच। इसके अलावा है एक सीलिंग स्विच। सीलिंग स्विच जो है, जो दीवार वाले पंखे होते हैं या फिर जो टेबल लैंप होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीलिंग स्विच का। अगर हम इसे एक बार खींच देते हैं तो क्या है, सर्किट ऑन हो जाता है और जब हम इसे दोबारा खींचते हैं तो सर्किट ऑफ हो जाता है। सीलिंग स्विच का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दीवार वाले जो पंखे होते हैं उनके अंदर सीलिंग स्विच लगा होता है, या फिर जो नाइट लैंप होते हैं, टेबल लैंप होते हैं, वहां पर सीलिंग स्विच का इस्तेमाल होता है। अब हम समझते हैं आईसीडीपी को। आईसीडीपी की फुल फॉर्म होती है आयरन कवर्ड डबल पोल। इसका इस्तेमाल सिंगल वेग यानी कि सिंगल फेस या फिर डीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईसीडीपी स्विच का इस्तेमाल, एक जिसके अंदर क्या है, दो टर्मिनल लगे होते हैं। एक टर्मिनल के अंदर फेस वायर जाती है और एक टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल वायर। अगर हम इसे डीसी के लिए इस्तेमाल करें तो एक टर्मिनल पर जो है पॉजिटिव वायर जाएगी और एक टर्मिनल पर नेगेटिव वायर जाती है। ठीक है। आईसीडीपी का इस्तेमाल जो है सिंगल फेस के लिए इस्तेमाल या फिर डीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 240 वोल्ट तक के इनकी क्षमता होती है और 16 एम्पेयर से 32 एम्पेयर के लिए इन्हें बनाया जाता है। 16 एम्पेयर से 32 एम्पेयर के लिए इन्हें बनाया जाता है और 240 वोल्ट की इनकी रेटिंग होती है। सिंगल फेज और डीसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये इसकी फुल फॉर्म आयरन कवर्ड डबल पोल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या है, ये फ्यूज भी लगे रहते हैं, किटकैट फ्यूज लगे रहते हैं इसके अंदर। आईसीडीपी स्विच के अंदर रिवायरेबल फ्यूज लगे रहते हैं। इसके अलावा है आईसीटीपी। आईसीटीपी की फुल फॉर्म होती है आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल। आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल, ये जो है 3 फेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक रेड फेज के लिए, एक येलो फेज के लिए और एक ब्लू फेज के लिए। और न्यूट्रल को जो है डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें एक हैंडल भी होता है जिसके द्वारा हम इसको सर्किट को चालू और बंद करते हैं। इसी तरीके से आईसीडीपी स्विच के अंदर भी एक हैंडल लगा होता है। अगर हम इसे ऊपर कर देंगे तो क्या सर्किट टूट जाता है और नीचे कर देंगे तो सर्किट बन जाता है। ठीक है भाई। आईसीटीपी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल पोल, आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल। और आईसीटीपी जो है ये 16 एम्पेयर से 150 एम्पेयर की रेटिंग के बनाए जाते हैं और जो वोल्टेज की रेटिंग होती है वो 440 वोल्ट होती है। वोल्टेज जो है 440 वोल्ट और जो करंट की रेटिंग होती है वो 16 एम्पेयर से 150 एम्पेयर के बीच में होती है। ठीक है भाई। अब हम समझते हैं टॉगल स्विच क्या होता है। देखिए, इस प्रकार का जो टॉगल स्विच होता है ये सरफेस के ऊपर कसा जाता है, यानी कि जो इसका ये वाला भाग होता है ये जो है बोर्ड के नीचे रहता है, छिपा हुआ रहता है। बोर्ड के ऊपर क्या है, जो ये ऊपर वाला भाग है, जो इसका लीवर है, ये ऊपर की ओर रहता है टॉगल स्विच का। ठीक है भाई। टॉगल स्विच भी जो है सिंगल पोल सिंगल वे हो सकते हैं
या फिर सिंगल पोल टू वे स्विच भी हो सकते हैं। इसके अंदर अगर एक और टर्मिनल यहाँ पर हम बना देते हैं तो वो टू वे स्विच बन जाता है। टॉगल स्विच का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक में ही ज़्यादा किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो है टॉगल स्विच का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच के अंदर जो फैन का रेगुलेटर होता है वो भी हम रोटरी स्विच की कैटेगरी में मानते हैं। जो फैन रेगुलेटर होता है वो भी रोटरी स्विच में आता है। और ये जो रोटरी स्विच आपको दिख रहा है ये हम थ्री फेस की कनेक्शन को जो है कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, रोटरी स्विच का। अब हम समझते हैं होल्डिंग सहायक सामग्री। हमने देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। नियंत्रक सहायक सामग्री को हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं होल्डिंग सहायक सामग्री कौन सी होती है। देखिए होल्डिंग सहायक सामग्री जहाँ पर हम बल्ब लगाते हैं, जैसे बैटन होल्डर। ये होल्डर जो है आप सभी के घरों में लगा हुआ होगा, आपने इसका इस्तेमाल आपने इसको देखा होगा, ठीक है भाई। बैटन होल्डर, इसके अंदर बल्ब को लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है 200 वाट के से जो नीचे के बल्ब होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बैटन होल्डर का। और बैटन होल्डर जो है 6 एम्पेयर 240 वोल्ट की रेटिंग के बनाए जाते हैं। 6 एम्पेयर 240 वोल्ट की रेटिंग के इन्हें बनाया जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हमें इसे क्या है बैटन होल्डर को 2.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। कम से कम 2.25 मीटर की ऊंचाई रहनी चाहिए फर्श से, ठीक है, बैटन होल्डर। इसके अलावा इनके इसमें होता है स्क्रू टाइप होल्डर। इसका इस्तेमाल भी जो है बल्ब को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 50 वाट से लेकर 50 वाट से या फिर इससे अधिक के लिए हम स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। एक होता है एंगल होल्डर, जहां पर हमें तिरछा पन चाहिए, प्रकाश का क्या है तिरछा पन चाहिए, वहां पर हम एंगल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जहां हमें रोशनी जो है तिरछेपन पर चाहिए तो वहां पर हम एंगल होल्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हें भी जो है 6 एम्पेयर से 240 वोल्ट रेटिंग का बनाया जाता है। एक होता है पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर क्या है, अस्थायी कार्यों के लिए हम पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जहां पर हम टेस्ट लैंप बनाते हैं, टेस्ट लैंप में भी जो है हम पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने एक बात आपको बताई है, अस्थायी कार्यों के लिए हम पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट कार्यों के लिए हम पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल नहीं करते। इन्हें भी जो है 6 एम्पेयर 240 वोल्ट की रेटिंग का बनाया जाता है। 6 एम्पेयर 240 वोल्ट की रेटिंग है। ये जो है पीतल, इनका जो टर्मिनल होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। किसके, पीतल के। और जो बाहर का जो आवरण होता है ये बैकेलाइट का, बैकेलाइट का। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी रह गई है कि जो ये स्विच होते हैं ना, स्विच का ये जो बाहरी आवरण होता है ये बैकेलाइट धातु का बना होता है। किसका, बैकेलाइट धातु का। और जो ये टर्मिनल होते हैं ये पित्तल के बने होते हैं, यानी कि ब्रास के। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकेलाइट। जो सीटी प्री का एग्जाम हुआ था ना, जो सीटी प्री का एग्जाम हुआ था पहले वाला, जो अभी हुआ ये वाला नहीं, इससे जो पहले सीटी प्री का जो पेपर एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि जो स्विच होते हैं उनके आवरण किस धातु के बनाए जाते, किस उसके बनाए जाते हैं, इंसुलेटर पदार्थ के बनाए जाते हैं, बैकेलाइट धातु के, उसके बैकेलाइट इंसुलेटर के बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पेंडेंट होल्डर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद होता है एडोप्टर। एडोप्टर जो है ये भी होल्डिंग एसेसरीज में आता है, यानी कि होल्डिंग सहायक सामग्रियों में एडेप्टर को गिना जाता है। ठीक है भाई, इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। इसको, इसके जो ये 3 टर्मिनल होते हैं इसको हम सॉकेट के अंदर लगाते हैं। और इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर हमें काफ़ी कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, और एडेप्टर को हम पेंडेंट होल्डर के अंदर भी लगा सकते हैं। पेंडेंट होल्डर में जो है यहाँ पर ऐसे टर्मिनल बने रहते हैं जहां पर, जिसके अंदर हम एडेप्टर को डाल सकते हैं और वहां से हम सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब इनके अलावा होता है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल 200 वाट से लेकर 300 वाट के बल्ब को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 200 वाट से 300 वाट तक के बल्ब को लगाने के लिए हम एडिशन टाइप स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो अंदर वाला भाग होता है उसके ऊपर चूड़ियाँ कटी रहती हैं। ठीक है भाई, और जो इसके अंदर हम लगाते हैं ना बल्ब, उसको हम इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 200 वाट से 300 वाट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक होता है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। इसका इस्तेमाल 300 वाट से 300 वाट से
अधिक के लिए हम गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इनका उपयोग जो है स्टूडियो की जो हेडलाइट होती हैं या फिर फ्लड हेड की लाइटें होती हैं, फोकस वाली लाइटें होती हैं, वहाँ पर हम जो है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। अब हम आगे समझते हैं सुरक्षा सामग्रियों को। हमने नियंत्रक सामग्री देख ली है, यानी कि जो कंट्रोलिंग एसेसरीज होती हैं, और होल्डिंग एसेसरीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जो है सेफ्टी एसेसरीज के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में ना आपको पहले ही बताया गया है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइसेस वाले चैप्टर में। फ्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था, सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने आपको बताया था, और एमसीबी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज जो है एक टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। ये पहले से ही निर्धारण किया जाता है कि इसमें क्या है, एक तार ली जाती है, मान लीजिए एक तार होती है, और इस तार का क्या है, गलनांक बहुत ही कम होता है। मान लीजिए इस तार का जो है विद्युत धारण की जो क्षमता है वो 10 एम्पियर की है, यानी कि इसकी फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी है, 10 एम्पियर की है। अगर इस तार के अंदर से अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट इसके अंदर से जाता है, तो ये तार जो है निम्न गलनांक होने के कारण पिघल कर जो है टूट जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। ये इस तरीके से जो है फ्यूज कार्य करता है। ठीक है। और सर्किट ब्रेकर में क्या है, रिले लगी हुई होती है, और रिले क्या है, फॉल्ट को भांप लेती है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सर्किट ब्रेकर तब क्या है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। और एमसीबी भी क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये ओवरलोड से भी हमारे सर्किट को बचाती है, ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट से भी, शॉर्ट सर्किट से भी। एमसीबी जो है ज़्यादा अच्छी होती है फ्यूज के मामले में। फ्यूज के मामले में एमसीबी जो है ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एमसीबी जो है ना कई प्रकार की होती है, जैसे थर्मल मैग्नेटिक होती है, थर्मल मैग्नेटिक, एक होती है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक, इनके अलावा एक होती है असिस्टेड बाय मेटेलिक। ये इन तरीकों की क्या है, एमसीबी होती है। एमसीबी जो है सिंगल पोल में भी होती है, डबल पोल में भी होती है, ट्रिपल पोल में भी होती है, और 4 पोल में भी होती है। और एमसीबी के बारे में ना विस्तार से मैंने अपने प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में बताया था। प्रोटेक्शन डिवाइसेस वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उन चैप्टर में मैंने जो है इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से विस्तार से बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रोटेक्शन डिवाइस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक है। एमसीबी जो है 0.5 एम्पेयर से लेकर 60 एम्पेयर तक की बनाई जाती है। कहाँ तक की, 60 एम्पेयर तक की बनाई जाती है। और ये तीनों ही जो है फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और एमसीबी जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारे सर्किट को बचाती है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी उस चैप्टर में, कि जो एल सीरीज वाली जो एमसीबी होती है, एल सीरीज वाली जो एमसीबी होती है, उनका उपयोग हम रजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रजिस्टिव लोड के लिए। और जो जी सीरीज होती है उसका इस्तेमाल हम इंडक्टिव लोड के लिए करते हैं। जी सीरीज का इस्तेमाल हम इंडक्टिव लोड के लिए करते हैं। और एक सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो मोटर होती है, मोटर के अंदर हम किस कलर की नोब वाली एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना ब्लू नोब वाली एमसीबी का इस्तेमाल हम कहाँ पर, मोटर या फिर सबमर्सिबल पंप के लिए करते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं आउटलेट सहायक सामग्री को, यानी कि 2 पिन, जैसे 2 पिन प्लग हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं आउटलेट सहायक सामग्री के अंदर। यानी कि जो स्थानांतरणीय उपकरण होते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, आपके घरों में बहुत सारे जो टेबल फैन होते हैं, वहाँ पर क्या है, आउटलेट सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उनको विद्युत की सप्लाई देने के लिए। जैसे 2 पिन प्लग हो गया, 2 पिन प्लग का इसके अंदर एक ऐसे तार जोड़ी जाती है जो फ्लेक्सिबल वायर होती है, और इससे क्या है, उपकरण जोड़ा जाता है इस तार के द्वारा। उपकरण को इस 2 पिन प्लग से जोड़ दिया जाता है, और 2 पिन प्लग को हम सॉकेट में डालते हैं, जिससे हम उस उपकरण को विद्युत की सप्लाई देते हैं। 2 पिन प्लग जो है 6 एम्पेयर से 240 वोल्ट की रेटिंग के बनाए जाते हैं 2 पिन प्लग। ठीक है। 2 पिन प्लग का जो ये आवरण होता है ना, ये वाला हम बैकेलाइट का भी बना सकते हैं, बैकेलाइट का भी, और पीवीसी का भी होता है। ये बैकेलाइट का भी होता है और पीवीसी का भी होता है। जैसे एलईडी होती है, एलईडी टीवी होता है जो आपके घर में, उसका जो
टू पिन प्लग होता है वो पीवीसी का बना होता है। और जो हम अलग से बाद में अगर वो खराब हो जाता है पीवीसी वाला, जो हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैकेलाइट वाला हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? बैकेलाइट वाला लगाते हैं। टू पिन प्लग के अलावा होता है एक 3 पिन प्लग भी होता है। 3 पिन प्लग जो है 6 एम्पेयर का भी होता है और 16 एम्पेयर के भी होता है, यानी कि ये पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 पिन प्लग को पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो तीसरी पिन होती है ये अर्थिंग के लिए दी जाती है। किसके लिए? अर्थिंग के लिए। जिस उपकरण को हमें अर्थिंग देने की आवश्यकता होती है वहां पर हम 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जहां पर हमें पावर का इस्तेमाल चाहिए वहां पर हम 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जो है 240 वोल्ट की रेटिंग के बनाए जाते हैं 3 पिन प्लग भी। इनके अलावा जो है सॉकेट विद स्विच जो होता है, इसे भी हम आउटलेट एक्सेसरीज में गिनते हैं। ठीक है, इसमें एक जो ये बोर्ड होता है, इस बोर्ड के अंदर ही स्विच के साथ सॉकेट लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, ये होता है सॉकेट विद स्विच। अब हम समझते हैं सामान्य सहायक सामग्रियों के बारे में। सामान्य सहायक सामग्री जो है इन चारों कैटेगरियों से अलग जो होती है। जैसे कनेक्टर होता है, कनेक्टर का इस्तेमाल जो है कहाँ पर? सबसे पहले जो है फैक्ट्री वगैरह जो होती है वहां पर हम, या फिर जो पावर पैनल्स होते हैं, पावर पैनल जो होते हैं वहां पर भी हम कनेक्टर का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा कनेक्टर का इस्तेमाल ना पावर पैनल के अंदर ही होता है भाई। लेकिन जो है घरों में अगर 3 फेस की अगर सप्लाई आ रही है तब भी हम कनेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कभी कभी जो है सिंगल फेस के लिए भी हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कनेक्टर का इस्तेमाल काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, मीटर से ये 2 तारें आई है, और ये 2 तारें कौन सी धातु की होती है? ये होती है एल्यूमिनियम की धातु की। कौन सी धातु की? एल्यूमिनियम की धातु की होती है। और घरों में जो वायरिंग होती है वो होती है कॉपर वायर की। कैसी? कॉपर वायर की। और अगर हम सीधा कॉपर वायर को एल्यूमिनियम वायर से अगर सीधा ज्वाइंट करेंगे ना, इस तरीके से अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन परत जम जाती है, या फिर हम देसी भाषा में जो बोलते हैं कार्बन की परत जम जाती है। यहाँ पर एक क्या आ जाती है? कार्बन की परत जम जाती है। इसलिए हमें कभी भी एल्यूमिनियम और कॉपर का सीधा जोड़ नहीं लगाना चाहिए। उसके बीच में क्या है, एक कनेक्टर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कनेक्टर में के अंदर जो है बाय मेटेलिक पत्तियां लगी रहती हैं। कनेक्टर के अंदर बाय मेटेलिक पत्तियां लगी रहती है। एक तरफ से हम एल्यूमिनियम के तार को लगाते हैं उसके अंदर, इस तरीके से कनेक्टर होता है। एक तरफ से तो हम एल्यूमिनियम की तारों को जोड़ देते हैं और एक तरफ से हम जो है कॉपर की तारों को जोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके बीच में कार्बन की परत नहीं जम पाती है, क्योंकि इसके अंदर बाय मेटेलिक पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें इसके बाद हम एमसीबी में इसको सप्लाई देते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें एमसीबी के अंदर एल्यूमिनियम की तार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो है एमसीबी जल्दी खराब हो जाती है। अगर हम एल्यूमिनियम का कनेक्शन अगर हम एमसीबी के अंदर करते हैं तो वहां पर जो है एमसीबी जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि जो एमसीबी होती है, एमसीबी के अंदर भी जो है कॉपर की पत्तियां लगी रहती हैं। कनेक्टर आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता है, जैसे विद्युत की बिजली की स्थिति बताने के लिए क्या है, इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है घरों के अंदर। ठीक है ना भाई, घरों के अंदर बिजली की स्थिति दर्शाने के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिकेटर का इस्तेमाल और भी काफ़ी जगहों पर किया जाता है, लेकिन क्या है, बिजली की स्थिति को, यानी कि बिजली आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है, उसको दर्शाने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर के अंदर एक नियोन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नियोन लैंप का। और इसके अंदर जो है 2 टर्मिनल होते हैं। इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक के अंदर हम सीधा न्यूट्रल को लगाते हैं और एक के अंदर हम फेस वायर को लगाते हैं। ठीक है, एक के अंदर हम फेस वायर को और एक को अंदर न्यूट्रल वायर को लगाते हैं जी। और इसके अंदर एक नियोन लैंप होता है। अगर सप्लाई आती है तो ये नियोन लैंप जग जाता है, और अगर सप्लाई चली जाती है तो ये नियोन लैंप बंद हो जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी जो है जनरल एसेसरीज के अंदर आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर हमें एमसीबी को लगाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन को बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो है एक तरीके का इलेक्ट्रिक पैनल होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एमसीबी लगा देते हैं तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पैनल बन जाता है, इलेक्ट्रिक पैनल बन जाता है। इसके अलावा एक होती है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज भी है जो एक जनरल एसेसरी होती है। जब हम दीवारों पर क्या है, एक बल्ब अगर हमें नहीं लगाना होता तो वहां पर क्या है, हम सीलिंग रोज लगा देते हैं। या फिर जहां पर हमें बैटन फट्टी लगानी होती है, यानी कि जो ट्यूबलाइट होती है,
फट्टी वाली जो ट्यूब लाइट होती है उसके लिए हम कनेक्शन सीलिंग रोज से ही लेते हैं। इसके अंदर क्या है, सीलिंग रोज के अंदर एक फेस होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, उस न्यूट्रल फेस और न्यूट्रल वायर को ट्यूबलाइट में जोड़कर हम क्या है, ट्यूबलाइट को विद्युत की सप्लाई देते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है, अपना इलेक्ट्रिकल एसेसरीज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने जो है इन पांचों को विस्तार से पढ़ लिया है। अगर आपको इन पांचों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको क्या है उस चीज़ को दोबारा बता दूंगा कि ये किस तरीके से है। ठीक है भाई, और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, जो उन पॉइंटों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक होती है नेमा की फुल फॉर्म, NEMA की फुल फॉर्म जो है कई बार पूछी गई है एग्जाम में। NEMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। NEMA की यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। और एक होता है इसके अंदर ड्रम स्विच जो है, एक क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ड्रम स्विच होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर, सजावटी लैंपों में, यानी कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में हम ड्रम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ ना हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस भी खत्म होता है। इसके अलावा ना एक चैप्टर बचा हुआ है अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाला, जिसके अंदर हम हीटर के बारे में, गीजर के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में, जो भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अप्लायंसेस जो होती हैं, हमारी मशीनें जो होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में। उसके बारे में हम जो है कल पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में। और कल के बाद क्या है, हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला जो सिलेबस है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। और जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है बाद में करेंगे, जब HSSC हमें सिलेबस बता देगी ना कि इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, उसी के बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। अगर सिलेबस में HSSC हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट कौन सा, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है भाई, अगर सिलेबस में नहीं है तो उसे पढ़ने का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। और जो अभी ALMSA का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर जो है केवल 2 सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर से, और दो सवाल कोई ज़्यादा नहीं है। और सिलेबस में भी हमें ये बताया नहीं गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट सिलेबस के अंदर बताया ही नहीं गया था। और सवाल भी केवल 2 आए थे, और दोनों जो है बेसिक सवाल थे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल। कोई भी जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ी है वो बच्चा भी जो है उन दोनों सवालों का जवाब आसानी से दे सकता था। इस तरीके से के जो है दोनों सवाल पूछे गए थे। और मुझे अभी उम्मीद है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट जो है मुश्किल ही जो है HSSC में सिलेबस में देने वाली है, इसलिए हम जो है इसको बाद में करेंगे। इसके बाद में हम इसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अभी आप ये बात ध्यान रखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाला सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, केवल एक चैप्टर बचा हुआ है। और उसको कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसमें कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और किस चैप्टर से जो है पिछली बार या फिर उससे पहले जो ALMSA का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो है किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे, उन सभी के बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ। और वो वीडियो जो है हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो ALMSA की तैयारी कर रहा है। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की क्लास में ना इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।